नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम गांव किसान में आज हम आपके लिए कुछ खास जानकारियां लेकर आए हैं अपने 3 सेगमेंट के माध्यम से। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए सबसे पहले देखते हैं कार्यक्रम गांव किसान का पहला सेगमेंट, खेती किसानी। दिल्ली में 22वें हुनर हाट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कलाकारों और कला प्रेमियों ने शिरकत की। इस हुनर हाट में जहां खूबसूरत पेंटिंग से लेकर लजीज व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए गए, तो वहीं पर जैविक उत्पादों की खासी मांग भी नजर आई। तो आइए हम भी आनंद लेते हैं हुनर हाट का और देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत में कला की कोई कमी नहीं। सोई हुई कला को जब रूप मिलता है, जो वो अपने आसपास फैली बेरंग दुनिया को भी खूबसूरत कर देती है। ऐसे ही कुछ रंग देखने को मिले दिल्ली हाट में आयोजित हुनर हाट में। इस 22वें हुनर हाट में देश भर से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हुनर एक ऐसा गुण जो इंसान को सशक्त तो बनाता ही है, साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इस मेले में जहां इन कला प्रेमियों को एक प्लेटफॉर्म मिला, वहीं लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता से भी रूबरू हो पाए। इन स्टॉल्स में हाथ से बनी मूर्तियां, लकड़ी के खिलौने, जैविक उत्पाद, हाथ से बनी पेंटिंग और खाने पीने की तमाम तरह की चीजें उपलब्ध थी। हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। हमारा गौशाला से आए हुए प्रोडक्ट है। हमारा गौशाला हरियाणा मेवात में, वहाँ से हमारी जो भी चीज़ें यहाँ से हम बेचते हैं वो हमारे गऊ पे वहाँ के खर्च होती है, जो भी यहाँ से जाता है। और यहाँ पे हमें माननीय हमारे मुख्तार अंसारी जी ने हमें यहाँ पे जगह दिया है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। मैं पेंटिंग का काम 10 सालों से कर रही हूँ। 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरे पास पहले कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था पेंटिंग सेल करने के लिए। मैं दिल्ली हाट के बाहर फुटपाथ पे अपनी पेंटिंगें सेल करती थी, लेकिन जब मुझे हुनर हाट के बारे में पता चला तो मैंने हुनर हाट में अपना एप्लीकेशन दिया और यहाँ मुझे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मौका दिया फर्स्ट टाइम। और उसके बाद रेगुलर कई सारे हुनर हाट के स्टॉल में लगा चुकी हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं अपनी पेंटिंगें कहीं पे सेल कर सकूं। और फरवरी में जो इंडिया गेट पे हुनर हाट लगा था, उसी की जो सेविंग मैंने की थी, उसी से 8 महीने में लॉकडाउन में मेरा काम चला है और मैं अपने बच्चों की परवरिश कर पाई हूँ। ये जो है हुनर हाट में हमारे को बुलाया है अब्बास नकवी जी ने और मोदी जी के प्रोग्राम में। ये हमारा ये जो सेल जो है बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और हमारे को यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत दिनों से हमको बहुत हुनर हाट वालों ने और सब इधर के सब लड़के ना हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। और यहाँ पे बुला के देखो 8 महीने से लॉकडाउन में हम पड़े हुए थे, लेकिन कोई इसके लिए नहीं लेता। अब्बास नकवी जी ने अपना बहुत दिलेरी दिखा के ये एग्जीबिशन में जो हमारे को बुलाए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इसी मेले में एक स्टॉल था संजीव जी का, जिनके पास विभिन्न प्रकार के अचार, आंवले का मुरब्बा और पपीते के लड्डू जैसे कई तरह के उत्पाद थे। उनके यहाँ तक पहुँचने की कहानी बड़ी रोचक और प्रेरणादायक है। मेरी वाइफ का श्रीमती संगीता गुप्ता हुआ, जो उन्होंने पेपर एक दिन पढ़ी और उसके बाद 2012 में वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगढ़ रोहतास जिला से वो ट्रेनिंग ली। और वो सारी चीज़ 2012 से करने के बाद वो भारत सरकार के स्किल डिपार्टमेंट के उनको ट्रेनिंग दिया गया। और उसके एवज में वो सारा चीज़ काम करते हुए अपने ये आपको मशरूम के पहले ली, उसके बाद मधु के लिए, उसके बाद सारे चीज़ मेरे तबीयत ख़राब हुआ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में वो गई मेरे इलाज कराने। वहाँ पर आपको किसान के निदेशक थे, उन्होंने बोला कि फूड प्रोसेसिंग लाइसेंस में आप सारा चीज़ आप जाकर ट्रेनिंग लीजिए। वहाँ से ट्रेनिंग ली और सारी चीज़ अचार बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग का टोटल चीज़ जो
पपीते के लड्डू, आंवले के लड्डू और गुड़ी लड्डू, जो पपीते के लड्डू पर रेडियो प्रसारण भी कर चुके हैं 2-2 बार, और उसके बाद डीडी किसान, गांव किसान, सफल किसान पर भी उनका प्रसारण हो चुका हुआ। उनको नेशनल अवार्ड 8/11/2019 को मिला। सरकार समय समय पर ऐसे मेले आयोजित करके कलाकारों का उत्साहवर्धन तो करती ही है, साथ ही उन्हें एक मंच प्रदान करती है जिससे उनकी कला का दायरा बढ़े। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, हमारा पशुधन की, जिसमें आज हम बात करेंगे मछली पालन के बारे में। जी हां, मछली पालन जो कि एक उभरता हुआ व्यवसाय ही नहीं बल्कि अपार संभावनाएं लिए हुए हैं और यही वजह है कि आज देश का युवा उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ रहा है। कैसे थोड़ी सी तकनीकी जानकारी के साथ इस व्यवसाय को किया जा सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन कभी कभी जरा सी लापरवाही और जानकारी के अभाव में मछली पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए साल भर इनकी देखरेख करना जरूरी है। हरियाणा के नीरज चौधरी और उनके पिता वर्षों से मछली पालन का काम कर रहे हैं। नीरज ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने पुश्तैनी व्यवसाय को संभाला। नीरज पिछले 12 सालों से मछली पालन का काम कर रहे हैं, जबकि उनके पिता इस क्षेत्र में 38 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। इस समय नीरज करीब 15 एकड़ के क्षेत्र में मछली पालन कर रहे हैं। उनके तालाब में रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प मछलियों का मिश्रित पालन किया जा रहा है। इसके अलावा उनके यहाँ मछली हैचिंग में 4 पूल है, जहाँ वो मछली की ब्रीडिंग कराते हैं। नीरज ऐसे हर उपयोगी तरीके को अपना रहे हैं जिससे उनका व्यवसाय तरक्की करता जाए। पढ़ाई करने के बाद से मैं मछली मत्स्य कार्य के अंदर कार्यरत हूं और पिछले करीबन 12 साल से मत्स्य पालन को मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूं, जो कि मेरे पिताश्री हैं पिछले 38 वर्ष से मछली पालन के कार्य में कार्यरत हैं। उन्हीं को देखते हुए मैं उनके पच्चीनों पे चलना चाहता हूं और उसी को देखते हुए मैंने मत्स्य पालन अपनाया है। और आज मैं मेरे किसान भाइयों को और युवा भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम किस तरीके से वो मत्स्य पालन के अंदर एक नया रोजगार को अपना सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। भले ही वो पढ़े लिखे किसान हो, अगर वो मछली पालन को अपनाना चाहें तो ये बेहतरीन एक व्यवसाय बन सकता है उनके लिए। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा भी मैंने कम से कम 15 एकड़ का एरिया है जिसमें मैं मत्स्य पालन फार्मिंग करता हूँ और यहाँ हमारे मौसम के हिसाब से जो मछलियाँ उत्पादन की जाती हैं उनमें विशेष तौर से हम रहू मछली, कतला मछली, मृगल मछली, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 किस्म की मछलियां हैं जिनको हम पॉलीकल्चर यानी मिश्रित मत्स्य पालन, एक साथ जो खेती होती है इनकी 6 मछलियों की हम एक साथ कर सकते हैं। और एक साथ मत्स्य पालन की 6 मछलियों की खेती अगर हम करते हैं तो उसको हम मिश्रित मत्स्य पालन बोलते हैं। इसी के साथ साथ हम महंगी मछली उत्पादन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी झींगा पालन आता है, हमारा देसी मांगूर आता है, देसी सिंगी आता है और रूपचंदा आता है, पंगेशस आता है। ये मछलियाँ अगर हम उत्पादन करना चाहें तो हम उत्पादन कर सकते हैं।
ये सभी मछलियाँ जो मैंने आपको बताई ये मीठे पालन की मछलियाँ हैं और इन्हें मीठे पानी यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर जहाँ बोरिंग वाटर होता है हमारा 3 तरीके का पानी होता है, मीठा पानी, खारा पानी और आपका ब्रैकिश वाटर। पर जो हम मछली पालन हमारे हरियाणा राज्य के अंदर करते हैं सब हमारा मीठा पानी है और इस मीठे पानी के ये जो आपको 10 से 12 किस्म की मछलियाँ बताई इनका हम पालन कर रहे हैं। और इन्हीं मछलियों के साथ साथ हम सीड का भी काम करते हैं, मछली बीज उत्पादन का काम करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी मछलियों का बीज हम तैयार करते हैं। हमने एक आर्टिफिशियल तरीके का यहाँ पे हैचरी को सेटअप किया हुआ है जिसमें हम उनके अनुकूल जो उनको ज़रूरत होती है उस तरीके का मौसम बनाया जाता है, उसमें कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, पानी को नदी की तरह घुमाया जाता है और मछलियों को संभोग करने के लिए एक हार्मोन दिया जाता है जिससे फिर वो अपना संभोग करने के बाद अंडे देती हैं। उन अंडों में से बच्चा निकलता है, उस बच्चे को हम स्पॉन बोलते हैं, फिर स्पॉन से हमारा फ्राई बनता है, फ्राई से हमारा फिंगरलिंग बनता है, फिंगरलिंग से हमारी बड़ी मछली बनती है और उस बड़ी मछली को फिर हम बाज़ार में बेच सकते हैं। तो निश्चित ही एक मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है क्योंकि इसके अंदर किसी भी स्टेज पर आप मछली का बाजार कर सकते हो। मछली का बीज का जो काम है वो भी बहुत अच्छा है, मछली का जो ईयरलिंग साइज़ का कोई बच्चा बना करके बेचना चाहे वो भी बहुत अच्छा है और कोई पूरी बड़ी मछली करके मार्केट में बेचना चाहे तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। तो मैं जो जितने भी हमारे बेरोज़गार भाई हैं जो कि अब कोरोना काल के चलते हुए बहुत सारी प्राइवेट नौकरियों से निकाल दिए गए हैं या किसी कोरोना की वजह से वो छोड़ के अपने घर आ चुके हैं, तो मैं उनको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप गांव में रहिए, गांव से जुड़िए, ज़मीन से जुड़िए क्योंकि खेती किसानी ये जो हमारा पेशा है ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा उद्धार है। और इसी को चलते हुए हम अपने देश की अगर जीडीपी की बात करें, देश की तरक्की की बात करें तो एग्रीकल्चर ही मात्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम नए संसाधन जोड़ के और अच्छा मुनाफा कमा करके अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं और अपने देश को भी समृद्ध बना सकते हैं। नीरज इस व्यवसाय में जोखिम को कम करने के लिए हर छोटी से छोटी सावधानी बरतते हैं। वो बताते हैं कि ब्रीडिंग के लिए नर और मादा की उम्र करीब 3 साल पुरानी होनी चाहिए। अच्छा उत्पादन मिलता रहे इसके लिए ब्रू स्टॉक में 200 क्विंटल के आसपास मछलियाँ रखते हैं जिसमें कई तरह की मछलियाँ होती हैं। ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिश ब्रीडिंग हैचरी मॉडल बोलते हैं, इसको चाइनीज़ ब्रीडिंग हैचरी मॉडल भी बोला जाता था क्योंकि सबसे पहले इसका जो मॉडल इजाद किया था या निकाला था वो चाइना ने दिया था, इसलिए इसको चाइनीज़ रिसर्कुलेटरी हैचरी बोलते हैं जिसके अंदर हम जितनी भी फ्रेश वाटर की मछलियाँ हैं उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक ब्रीडिंग पूल चाहिए होता है, एक कंडीशनिंग पूल चाहिए होता है और हैचिंग पूल चाहिए होते हैं और इसी के साथ साथ आपको वाटर सोर्स के लिए बोरिंग वाटर और ओवरहेड टैंक चाहिए होता है। तो ये फैसिलिटी हैं जो आपको इसके लिए ज़रूरत में होती हैं, ये सभी यहाँ मौजूद हैं, आपको दिखाई भी जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है हमारे जो ब्रूड स्टॉक होते हैं यानी जो मैच्योर नर और मादा होते हैं उनकी उम्र जो है कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए क्योंकि जो मैच्योरिटी पीरियड है मछली के ऊपर वो कम से कम 3 साल में जा कर के आता है। तो हम अपने फार्म पे जो ब्रूड स्टॉक है वो भरपूर मात्रा के अंदर लगभग कम से कम 200 टन के आसपास हम ब्रूड स्टॉक रखते हैं, 200 क्विंटल के आसपास। और उस ब्रूड स्टॉक के अंदर जो प्रजातियाँ हैं वो 4 से 5 किस्म की रहती हैं। जैसे कतला मेन होता है क्योंकि कतला जो है आपका फास्ट ग्रोइंग मछली होती है तो कस्टमर जो है कतला का बीज ज़्यादा मांगते हैं। रहू होता है, नैनी होता है, मिर्गल बोलते हैं उसको, कॉमन कार्प होता है, ग्रास कार्प होता है, चीतल मछली हमने रखी हुई है, सोल हमने रखी हुई है और इसके साथ साथ देसी सिंगी का ब्रीडिंग हम कराते हैं और अभी हमने रिसेंटली रूपचांदा और पंगेशर का भी काम शुरू किया। तो यहाँ पे हम जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है उसमें मछली को तालाब से उठा करके लेके आते हैं, पहले उसको 8 से 10 घंटे कंडीशनिंग किया जाता है। कंडीशनिंग यानी उसके पेट में जितना भी भोजन है उसको हम 8 से 10 घंटे के अंदर ताज़े पानी में घुमाते हैं जिससे उसका पानी के अंदर आकर के साफ़ पानी में पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है ताकि वो प्रजनन करते हुए उसके पेट में कोई खाना ना रहे और जो ब्रीडिंग के रिजल्ट हैं वो अच्छे हों। जब हमने उसका कंडीशनिंग प्रोसेस कर दिया फिर उसके बाद 1:1 रेशो, अगर मान लो 30 हमारे पास मादा हैं तो 30 ही हमारे पास नर चाहिए ताकि उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो अच्छा हो। तो इनको हम एक आर्टिफिशियल इंड्यूस ब्रीडिंग मेथड बोलते हैं और मछली को इंजेक्शन लगाया जाता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ये हार्मोन होते हैं कई तरीके के, जैसे आपका ओवाटाइड है, ओवाप्रिम है, गोनोप्रो है, LRH है, इस तरीके के हार्मोन होते हैं जो मछलियों को दिए जाते हैं हीट में लाने के लिए और फिर मछलियाँ संभोग करके अंडे देती हैं। इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, हम मछलियों को मेल और फीमेल को इंजेक्शन लगा करके एक बड़े ब्रीडिंग टैंक के अंदर छोड़ते हैं जिसके अंदर ऊपर से बारिश हो रही होती है और पानी जो है आपका नदी की तरह बह रहा होता है। तो मछलियों को लगता है कि
कि वो नदी में घूम रही हैं और ऊपर से वर्षा हो रही है, और हीट में लाने के लिए उनको हार्मोन दिया जाता है, जिसके चलते मछलियाँ जो हैं प्रजनन करने के बाद अपने अंडे वहाँ छोड़ देती हैं, और नर जो है अपना स्पर्म वहाँ छोड़ के जितने भी एग्स हैं उनको फर्टाइल कर देता है। और उस अंडे का जो फर्टिलिटी रेट है वो 98 से 99% होता है। उस अंडे को उठा करके हम हैचरी के अंदर लाते हैं। हैचरी का जो प्रोसेस है वो लगभग 72 घंटे का होता है। ब्रीडिंग होने के बाद 72 घंटे और हमें अंडे को हैचरी में रखना होता है, क्योंकि 18 से 24 घंटे में अंडा जो है वो हैच हो जाता है, जिसमें से पहली स्टेज जिसको हम स्पॉन बोलते हैं वो निकल आती है। और स्पॉन का जो टाइम होता है वो 90 घंटे तक हमें उसे बाहर से कोई भोजन नहीं देना होता, क्योंकि कुदरती उसके अंदर खाना होता है जिसको हम योग सैक स्टेज बोलते हैं। वो कुदरती 90 घंटे तक उसके अंदर भोजन होता है। 90 घंटे के बाद वो योग सैक ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद हम या तो उसको छोटे किसानों को बेच देते हैं या उस बीज को हम नर्सरी पॉन्ड में डाल देते हैं, ताकि वो 11 दिन के अंदर फ्राई में कन्वर्ट हो जाए। फ्राई के बाद हमारा अर्ली फ्राई स्टेज आता है जो कि 25 से 40 दिन साइज़ का होता है। उसके बाद हमारा फिंगरलिंग जो कि 60 से 90 दिन का होता है, और उसके बाद ईयरलिंग जो कि हमारा 120 से 180 दिन का बच्चा होता है। उसके बाद हमारी टेबल फिश यानी कि मार्केटेबल साइज़ की जो मछली है, लगभग 1 से 1.5 साल में जाकर के किलो से 2 किलो साइज़ का मछली बनता है, जिसको हम बाजारी भाव में बेच सकते हैं। तो ये उत्पादन की विधि है। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसको किसान मछली की हैचरी भी लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने अनुदान राशि भी दी गई है 40% और 60% की रेशो के अंदर, जनरल वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आप अपने नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की साइट पे जा करके मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जा करके हैचरी सेटअप की स्कीम देख सकते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट की या तालुका का जो भी आपका मत्स्य विभाग का दफ्तर है वहाँ जा करके संपर्क कर सकते हैं, और अपने एरिया में मछली का हैचरी सेटअप करके अपने लिए भी और बाकी किसानों के लिए भी एक बढ़िया और अच्छा बीज उत्पादन करके आप निश्चित तौर पर इनको दे सकते हैं। मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा समय में इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है दिसंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब कामयाब किसान की दास्तान में आपको मिलवाते हैं हम एक सफल किसान सत्यवान से, जिन्होंने गन्ने की खेती के जरिए सफलता अर्जित की है और अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में।
जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कृषि की इस विधा में प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल कर खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य को शुद्ध रखा जाता है, जिससे किसान की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। इस जीरो बजट खेती को कर दिल्ली दरिया कला के किसान सत्यवान कई गुना लाभ कमा रहे हैं। साथ ही सत्यवान अंतर फसलें उगाकर न सिर्फ खेती का सही उपयोग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करके बाकी किसानों के सामने खेती का सही उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। किसान गन्ने के साथ साथ अंतर फसल लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे खेत का सही इस्तेमाल तो होता ही है, साथ ही पैदावार भी अच्छी मिलती है। किसान सत्यवान ने गन्ने की फसल के साथ प्याज की खेती की। जब प्याज की फसल तैयार हो गई तो सत्यवान ने मूंग लगा दी। फसल कटाई के बाद निकले फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे गन्ने की फसल को जैविक खाद मिल सके। इसके अलावा सत्यवान जीवामृत, गोबर की खाद और गौमूत्र से बने कीटनाशक का ही इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि इससे उनकी फसल सामान्य फसल की तुलना में ज्यादा तेजी से विकास करती है। हमने ये प्याज और गन्ना दोनों लगाए थे इकट्ठे, और प्याज हमने निकाल लिया, उसके बाद में इसमें मूंग लगा दी। फिर मूंग भी हमने तुड़ाई करके और अवशेषों को इसी में मिला दिया। ये हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक गन्ना है। इसमें हमने जीवामृत, घन जीवामृत और अपने गोबर गैस प्लांट की सलरी चलाई है, और कुछ भी नहीं डाला है। और गन्ने की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें 400 मन यानी कि 180 क्विंटल प्याज भी हमने लिया है, और मूंग हमने ली है इसमें। उससे इसको नाइट्रोजन भी मिली, हमारे को दाल मिल गई। तो इस तरह से किसान अपनी आय को काफ़ी बढ़ा सकता है। और अब आप गन्ना देख रहे हैं, इस गन्ने की 10-12 फीट जो है लंबाई है, और बिल्कुल एकदम स्वस्थ गन्ना है। ये गन्ना जो है प्याज, गन्ना और मूंग, हमने 3 फसल ली है इसमें। इस तरह से तैयार गन्ने को सत्यवान मिल में न ले जाकर अन्य तरीकों से बेचते हैं। वो बताते हैं कि किसान अपना मार्केट खुद तैयार करता है। ये किसान पर निर्भर करता है कि वो अपनी उपज को किस रूप में बेचना चाहता है। किसान सत्यवान ने गन्ने की उपज का बाजार मूल्य किस तरह से निकाला, आइए समझते हैं। मिल में 1.25 लाख रुपए में, जूस वाले को 3 लाख रुपए का, सिरका 100 रुपए प्रति लीटर, फसल अवशेष पशु आहार के रूप में। अगर इसी गन्ने को मील में बेचते हैं तो गन्ना 1.25 लाख रुपए का, लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए का। इसी गन्ने को अगर जूस वाले को रक्षा में बेचते हैं तो ये गन्ना 3 लाख रुपए का। इसी गन्ने को अगर हम जूस में निकालते हैं, यहीं पर हमने एक मॉडल तैयार किया। दिल्ली में हम बैठे हैं, यहीं पर हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि यहीं पे हमारे नींबू के पेड़ हैं, यहीं पे हमारा कोल्लू है, यहीं पे हमने पुदीना लगा रखा है। तब हमारे पास ग्राहक आता है, तभी हम ताज़ी गन्ना काटते हैं, ताज़ी पुदीना और ताज़ी डाल से नींबू तोड़ते हैं और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उनको जूस पिलाते हैं। तो मेरा ये मानना है, एक ग्राहक की संतुष्टि कर दोगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा। तो हमारा काफ़ी जो है गन्ना जूस में निकल जाता है। और इसी गन्ने से हमने सिरका बनाया। 1 क्विंटल गन्ने से 50 किलो रस लगभग निकलता है, और 50 किलो रस से हमने सिरका तैयार किया नेचुरल विधि से। और उसी सिरके को मैंने अपने फार्म पे 100 रुपये लीटर के हिसाब से बेचा। तो मैंने 1 क्विंटल गन्ना 5,000 रुपये का बेचा। तो इस तरह से किसान 2 गुनी नहीं, कई गुना अपनी आय को कर सकता है। इस तरह किसान अपनी फसल का मूल्य वर्धन कर कई गुना लाभ कमा सकते हैं। साथ ही जैविक खेती कर कृषि में होने वाले व्यय को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए अब चलते चलते देखते हैं कृषि कानून के फायदे। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी तमाम गतिविधियों में किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इसके माध्यम से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने में सुविधा मिलती है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज, उर्वरक जैसे तमाम उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य पर मिलते हैं। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में FPO किसानों की आमदनी दुगना करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
2016 से जनपद के विकास पथ संगठन के माध्यम से किसानों को जोड़कर गुणवत्ता परक बीज और जैविक उर्वरक उत्पादन का काम शुरू किया गया। 900 से अधिक किसानों के इस संगठन ने फसल उत्पादों की बिक्री के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है विकास पथ शेड्यूल की, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रेट में जा रहा है। यानी ये मान के चलिए आपकी ये अगर 8 का जाता है मटर तो वो 14 की जा रही, 13-14 की जाती है और पैसे की भी कोई समस्या नहीं रहती है। पहले किसानों के पास अपनी उपज बेचने के लिए मंडी के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं था, लेकिन अब किसान जहां चाहे वहां अपनी उपज बेच सकता है। इस किसान उत्पादक संगठन का ITC कंपनी से अनुबंध है, जिसके बाद यहां उड़द, सोयाबीन और गेहूं आदि फसलों की बिक्री भी तेजी से हो रही है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये कड़ी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।